Starting classes for class 10th, and this will be physics by Genius Academy, and you will get it on YouTube. There is a channel, Pradeep Kshetrapal channel on YouTube. You will get the lessons on that. We are starting physics for class 10, and there are two ways the physics is started, either from optics, that is light, or by electricity. तो कुछ स्कूलों में ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है और कुछ स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी से. वी विल रन पैरेलल, हम दोनों एंड से स्टार्ट करेंगे. तो ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th. ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सिलेबस में है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीज़ें बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगी. क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? तो हम टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कंडक्टर में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे मूव करता है, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव करने को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. नहीं समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि हम जो तीन वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बारे में अगर आप बेसिकली नहीं जानते तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा और समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो 3 क्लासेस आप इस पर डिवोट करेंगे, और पहली क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है. सो दिस वी विल स्टार्ट टुडे. और कभी भी हमारे लेक्चर्स को सिलेबस के साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाने की कोशिश मत करिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इज कि क्लास 10th में भी आपको बेसिकली पूरा समझ में आना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और करंट इलेक्ट्रिसिटी बीच से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये टर्म सीखनी बहुत ज़रूरी है. तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. हमारी ये दुनिया, ये यूनिवर्स किससे बना हुआ है? तो आंसर है एनर्जी से बना हुआ है, सिर्फ एनर्जी. अब अगर एनर्जी से बना हुआ है तो हमको जो अपने आसपास दिखता है ये सब क्या है? तो हमने ये देखते हैं कि एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं. और इसमें ये जो 2 फॉर्म होते हैं, वन इज मैटर एंड वन इज रेडिएशन. सिर्फ 2 फॉर्म ये हमने क्लासिफाई किया. ओके, सो वन इज मैटर एंड वन इज रेडिएशन. ये 2 मेन फॉर्म इसके होते हैं. ये मैटर और रेडिएशन हमने कैसे क्लासिफाई कर लिया? तो इसको क्लासिफाई करने के लिए देखिए, पहले हम लेते हैं कि रेडिएशन क्या होता है. रेडिएशन का एग्जाम्पल, सन से जो लाइट हमको आती है, धूप जो आती है, वो रेडिएशन है. हमारे मोबाइल में जो वेव्स आती हैं जो कि हमको दिखती नहीं हैं, वो रेडिएशन है. और इसी तरह से जब हम धूप में खड़े होते हैं हमको हीट लगती है. जब हम हीटर चलाते हैं और यहाँ हाथ रखते हैं तो हमको हीट लगती है. दैट इज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू अवर हैंड्स. तो इस में क्या होती हैं? तो आंसर है, इसमें एक तरह की जो चीज़ ऐसे प्रोपेगेट होती है उसको हम कहते हैं वेव्स, एनर्जी वेव्स. तो रेडिएशन में क्या चीज़ प्रोपेगेट होती है? वेव प्रोपेगेट होती है. ओके, तो ये रेडिएशन होता है. तो रेडिएशन के एग्जांपल्स, सनलाइट, हीट, रेडियो वेव्स, एंड दीज आर रेडियो वेव्स आर गिविंग एनर्जी टू आवर मोबाइल्स. ओके, तो रेडिएशन का नेचर क्या होता है? वेव्स का नेचर होता है. अब इसमें और क्या क्या चीज़ होती है रेडिएशन में? देखिए, ये रेडिएशन में इनके पास मास नहीं होता, हम इसका वेट नहीं ले सकते रेडिएशन का. इसकी कोई शेप हमको नहीं दिखती है, इसका कोई वॉल्यूम हमको नहीं दिखता है, और
जैसी दूसरी चीज़ें हमको दिखती हैं वैसे हमको हीट नहीं दिखती है, मोबाइल में आने वाली वेव्स हमको नहीं दिखती हैं, पर इसमें एनर्जी होती है, धूप आती है, लाइट आती है, ये हमको एनर्जी इसमें दिखती है। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं वेव्स ऑफ एनर्जी, और ये वेव्स ऑफ एनर्जी बहुत तेज़ी से मूव करती है। इसको हमने नापा, लाइट की स्पीड से हमने नापा, और इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसकी? रेडिएशन की। तो ये रेडिएशन का एक इंट्रोडक्शन था। वी आर नॉट स्टडिंग रेडिएशन राइट नाउ। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैटर। मैटर क्या है? एनर्जी का दूसरा फॉर्मेट है। फिर से देखिए, मैटर में क्या होता है? मैटर में मास होता है, इसमें ओपेसिटी होती है, इसलिए वो हमको दिखता है। इसकी एक शेप होती है, इसका एक विजिबल साइज होता है, वॉल्यूम होता है, और जब हम इसको फेंकते हैं तो इसमें मोमेंटम होता है, ये किसी भी चीज़ को हिट कर सकता है, ये मास होता है। और इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। किसी भी फैन को अगर हम ऐसे हिट करेंगे, मैटर से हिट करेंगे, तो वो फैन चलना शुरू हो जाएगा, यानी इसके पास एनर्जी होती है। और जो चीज़ें हमको अपने आसपास चारों तरफ दिख रही हैं, ये सब मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो क्या ये मैटर और वो जो एनर्जी हमने बात की थी, क्या ये बेसिकली एक ही होते हैं? आंसर है यस, दोनों एक ही होते हैं। इसको आप क्लास 12th में जाके फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिंपली आपको बता दूं, आपने वो चीज़ देखी है, एक मिठाई बेचता है गली गली में, जिसको बुढ़े के बाल बोलते हैं, फ्लफ़ी होती है। शुगर का एक क्यूब लेते हैं सॉलिड, और उसको वो ऐसा फुलाता है, ऐसा फूलते फूलते इतना बड़ा हो गया, और फुलाएगा इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और वो हमको हल्का दिखने लगता है। और बड़ा करते जाइए, और बड़ा करते जाइए, इतना बड़ा करेंगे कि हमको वो दिखना ही बंद हो जाएगा। मैटर हैज़ बिकम एनर्जी। जब मैटर ऐसे फैलता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में आ सकता है। और अगर बहुत सारी एनर्जी हमने ली और उस एनर्जी को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया और कंप्रेस किया और कंप्रेस किया, और एकदम ऐसा दबा दिया और देखा, मैटर मिला हमें। एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर। यस, ये जो धूप हमको दिखती है, ये जो रेडिएशन आते हैं, इसको कंप्रेस करिए, एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैटर को फुलाइए, तोड़ दीजिए उसको। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की जब आपस में टक्कर होती है, इतनी जोरदार टक्कर होती है कि दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं, और वो ऐसा फैल जाते हैं कि हमको दोनों दिखने बंद हो जाते हैं। और क्या होता है? बहुत सारी चमक, बहुत सारी लाइट, बहुत सारी हीट, मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड अस, कि अगर आप m मास का मैटर लेंगे तो उसमें c² को मल्टीप्लाई करिए, mc² एनर्जी उसमें से निकलेगी। एनीवे, दैट वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी रिलेटिव थ्योरी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि एनर्जी और मैटर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। उसी एनर्जी के ही ये दो फॉर्मेट हैं, या तो वो वेव्स रेडिएशन या मटेरियल मैटर। उसमें से हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस मैटर के पास एक स्पेशलिटी होती है। तो आपने ये देखा, रेडिएशन, वेव्स और मैटर। मैटर के पास और रेडिएशन के पास, दोनों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों के पास एनर्जी है, दोनों काम कर सकते हैं। अब एनर्जी से क्या होता है? तो एनर्जी से काम होता है, तो भले वो मैटर हो, भले रेडिएशन हो, दोनों काम कर सकते हैं। और जब कोई चीज़ काम करना चाहती है तो वर्क होता क्या है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क वही चीज़ कर सकती है जो फोर्स लगा सकती है। इसका ये मतलब है कि मैटर फोर्स लगा सकता है। ओके, तो अगर मैटर फोर्स लगा सकता है, अब एनर्जी को छोड़िए, हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी भी फोर्स लगा सकती है। एनीवे, मैटर फोर्स लगा सकता है।
हमने स्टडी किया कि ये मैटर है, ये मैटर है, ये फोर्स लगा रहा है, क्यों फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, ये हमने स्टडी करना है। ओके, तो हमने ये देखा कि जो मैटर फोर्स लगा सकता है, फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है बेसिकली किसी चीज़ को पुश करना। ये ऐसा हमने पुश किया, ये फोर्स लगाना है। ओके, तो याद रखिए, फोर्स एप्लीकेशन इज पुशिंग समथिंग। आप ये भी सोचेंगे क्या पुलिंग फोर्स नहीं है? एनीवे, हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट के बाहर चले जाएंगे। इफ आई टेल यू कि बेसिकली फोर्स एक ही चीज होती है, पुशिंग। पुलिंग फोर्स नहीं है। क्यों? इस चीज को मैं पुल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इधर हाथ रखूंगा और ऐसे पुश करूंगा और बोलूंगा क्या कि मैं इसको पुल कर रहा हूं। तो बेसिकली देयर इज ओनली वन फोर्स डेफिनेशन, दैट इज पुशिंग समथिंग इज फोर्स। एनीवे, तो मैटर किसी भी चीज पर फोर्स लगा सकता है। जब वो अपनी तरफ पुश करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज अट्रैक्टिंग। और जब वो बाहर की तरफ पुश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिपल्शन। सो देयर इज रिपल्शन, देयर इज अट्रैक्शन। ये दो तरह के फोर्स लग सकते हैं। अब ये तो फोर्स की डेफिनेशन है। मैटर जो फोर्स लगाता है, आफ्टर ऑल इस मैटर के पास क्या चीज है जो ये फोर्स लगाता है? किस तरह का फोर्स लगाता है? उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये फोर्स लगाने का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। मैटर के पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे ये फोर्स लगा सकते हैं। क्यों? हमने स्टडी किया कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण अलग अलग तरह के फोर्स लगते हैं और दोनों को हम एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हमको मानना पड़ा कि दो तरह के फोर्स है। अब दो कैरेक्टरिस्टिक मैटर के पास, एक होती है मास और एक होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों को हम डिफाइन करेंगे। मास क्या होता है? तो मास वो चीज होती है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हर मैटर में होती ही है, इनहेरेंट होती है। मैटर बना और उसमें ये प्रॉपर्टी आ गई। मैटर बना, उसमें मास आ गया और उस मास के कारण उसने दूसरे मास को अपनी तरफ पुश करना यानी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये किसके कारण है? उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा? मास। तो हर चीज को हम देखते हैं कि वो अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हर ऑब्जेक्ट के पास मास है। तो ये फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, राइट। अब इस फोर्स को हमने एक नाम दिया, इसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जिस चीज के पास मास होगा वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींचती है। तो ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये अर्थ इसको भी अपनी तरफ खींच रही है। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ कि दोनों खींचेंगे, ऑफ कोर्स दोनों खींचेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? मास। और इसके कारण जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हमारे नेचर का फोर्स है और इससे हमारा यूनिवर्स चलता है। ये फोर्स सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, जिसके कारण अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, घूमते घूमते बाहर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। पूरा यूनिवर्स का एक बैलेंस बना हुआ है। इतने सारे स्टार, इतनी सब गैलेक्सीज सब मूव कर रही हैं, सब एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच के रखी हैं। कोई भी अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाती है। दैट इज ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज सच ए इंपॉर्टेंट एंड सच ए लार्ज फोर्स। व्हाई इट इज सो लार्ज? This is a very weak force, I tell you, but even then it is running our universe because जो चीज़ों से ये फोर्स लगता है उनके मास बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्थ का मास कुछ भी नहीं है सन के सामने, और सन का अपना मास उसकी गैलेक्सी के सामने कुछ नहीं।
तो इतनी भारी भारी चीज़ें होती हैं कि उनके मासेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है ग्रेविटेशन का फोर्स और इसका रीज़न क्या है? मास। अब एक दूसरा फोर्स हमारी इस दुनिया में जिसके सामने ये ग्रेविटेशन का फोर्स कुछ भी नहीं है। ओके, तो वो फोर्स, ओके, ये एक बड़ा वीक फोर्स है जो मैंने अभी आपको बताया। सन, गैलेक्सी सब इसके कारण होते हैं। और इस फोर्स की एक स्पेशलिटी है कि ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन कर सकता है, ये अपने से दूर नहीं कर सकता चीज़ों को, सिर्फ अपने नज़दीक ला सकता है। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली। ओके, अब ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कौन सी? मास। इसके कारण कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, उस दूसरी प्रॉपर्टी का हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैटर के पास कौन सी है जो फोर्स लगा सकती है? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम मैटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो एटम में ये सबसे छोटा पार्टिकल जो हमारे पास होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और उस छोटे से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, उसके पास भी चार्ज होता है, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। जिस तरह से सन और अर्थ के बीच में इंटरेक्शन है, अर्थ को उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है, बाहर नहीं जा सकती, वैसे ही बेसिकली एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और उसको पॉजिटिव के चारों तरफ घूमना पड़ता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी मटेरियल के पास और होती है जो कि मास के अलावा है और एडिशनल टू मास है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा रहता है। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हम उसको देते नहीं हैं, कोई उसको दे नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन बनता है जब नेचर में तो उसके पास चार्ज होता ही है, मास भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है जब वो बनता है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता, बिना चार्ज के प्रोटॉन नहीं बन सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन बनते ही उसके पास चार्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके साथ वो होती ही है। सो दिस इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एटम बनेगा, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे, और मॉलिक्यूल का कनेक्शन ही मैटर है। तो इसीलिए ये उसकी इनहेरेंट यानी बनी बनाई प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। अब दो चार्ज के बीच में दो पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में हमने देखा फोर्स और उसको स्टडी किया। ये जो फोर्स है, अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे, ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो हमने क्या डिक्लेयर किया कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर से दो दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आए, उनको जब हम ऐसा रखते तो देखते हैं वो ऐसे रिपेल हो रहे हैं। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड कि चार्ज होने से अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमने देखा था आप कोई भी दो मास लाइए अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं हो रहा। एंड वी कुड नॉट एक्सप्लेन इट कि चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है। जब हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो हमको फाइनली एक्सप्लेनेशन क्या बनानी पड़ी कि चार्ज ही दो तरह के होते, दो तरह के चार्ज होते हैं और उन दोनों के हमने नाम रखे। तो पहली चीज हमने क्या स्टडी की कि जो फोर्स लगते हैं वो दो तरह के फोर्स होते हैं। तो और ये जो दोनों फोर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दो हैं। और जब हम इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए एक ही तरह के दो चार्ज अगर हों तो या तो वो सिर्फ अट्रैक्शन करेंगे या सिर्फ रिपल्शन करेंगे।
तो हमारे पास रास्ता क्या था, हमने ये डिक्लेयर किया कि चार्ज दो तरह के होते। ओके, अगर दो तरह के चार्ज होते हैं तो उन दोनों के हमने नाम अलग अलग रखे और उसका एक का नाम पॉजिटिव रखा, एक का नाम नेगेटिव रखा। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। अब ये जो दो तरह के चार्जेस हैं, इनके फोर्सेस देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये दोनों पार्टिकल सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर, पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं तो भी रिपेल करेंगे, सिमिलर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो सिमिलर चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर। ओके, नाउ आफ्टर दिस, ये जो एक इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, force of attraction, force of repulsion. This force is fundamental of electricity, complete electricity. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक की कितने भी इफेक्ट आप पढ़ेंगे। कौन से? इलेक्ट्रिक करंट से हम हीट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से मैकेनिकल वर्क करते हैं, हमारे पंखे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से सब चीज़ें करते हैं। सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर, और हर इफेक्ट में कौन इन्वॉल्व है? फोर्स, आइदर दिस और दिस। तो ये एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ है कि हम समझ लें इस बात को कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, और उस फोर्स के कारण वो हमेशा सिमिलर चार्जेस हैं तो दूर जाना चाहते हैं, अपोजिट चार्जेस हैं तो पास आना चाहते हैं, और इससे हम अपना काम करवा लेते हैं। वी विल सी किस तरह से ये होता है। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक थिंग, that this force is basic concept which explains all phenomena due to electricity, whether it is lighting a bulb, running a motor, heating a coil, working in mobile, computers, और तो और हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है। मैंने एक हीटर को हाथ लगाया, यहाँ से सिग्नल मेरे ब्रेन में गया कि ये बहुत गर्म है, स्किन जल जाएगी। ब्रेन से सिग्नल यहाँ चलकर आया कि हाथ को हटा लो, और इस मसल ने तुरंत उंगली को हटा लिया। विद इन ए फ्रैक्शन ये सिग्नल गया और आया। ये किससे हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से हुआ। दिस इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आवर बॉडीज नर्वस सिस्टम, ये जो पूरा काम करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, और यही सब फोर्सेस उसमें काम आते हैं। किस तरह से फोर्स काम में आता है? देखिए, अगर मुझे इसे सिग्नल देना है और हटो, तो यहां पर मैंने ये दो चार्ज लगाए, एक चार्ज ये है, एक मेरी उंगली में, ये यहां से मैंने इसको रिपेल किया। जैसे ही रिपेल किया, ये इसने इसको रिपेल किया, ये पुश लगा। क्यों लगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। तो देखिए, जैसे ही रिपल्शन हुआ, ये यहां धक्का लगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। सो दिस इज रनिंग आवर नर्वस सिस्टम, और इससे हमारे ब्रेन से बाकी हर चीज में सिग्नल जाता है और सिग्नल आता है। सो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी देखिए, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट इट एग्जिस्ट ऑन मटेरियल। ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि इसमें चार्ज आ जाए, मैंने एक मंत्र पढ़ा, ये चार्ज आ गया, नहीं होगा। कुछ ऐसा किया कि इसमें चार्ज आ जाए, नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पार्टिकल ऐसा उठा के लाना पड़ेगा जिसके पास चार्ज है, और इसको इस पर ऐसा बिठा दिया। अब इसके पास भी चार्ज आ गया, इस पे रखा तो इसके पास भी चार्ज आ गया। यस, ये मैंने इस पर ऐसे रख दिया, अब इसके पास चार्ज आ गया, राइट। और अगर इसमें से एक पार्टिकल मैं निकाल दूंगा तो भी ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो
किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा पार्टिकल लाकर उस पर रखेंगे जिसके पास चार्ज होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है, दैट चार्ज ऑलवेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इफ यू वांट टू चार्ज समथिंग वी हैव टू गिव इट मटेरियल, तभी वो चार्ज होगा। बिना मटेरियल दिए चार्ज नहीं होगा। और उस मटेरियल की क्या स्पेशलिटी होगी कि उस मटेरियल के पास चार्ज होगा। ओके, राइट। सो अब देखिए चार्ज के लिए कौन सा मटेरियल लेकर आएंगे। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ये पूरे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की जान है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे उठाया और उठाकर इसके ऊपर रख दिया, तो ये पूरी बॉडी चार्ज हो गई। कैसे, देखते हैं अभी। इसके पास जो चार्ज होता है, अब हमने पढ़ा चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो हमने मान लिया कि वो नेगेटिव चार्ज होता है। और एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास जो न्यूक्लियस में पार्ट होता है प्रोटॉन, उसके पास जो चार्ज होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद ये चार्ज कितना होता है, क्या हमने इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स की है? जैसे कि हमने मास की क्वांटिटी फिक्स की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, हर एक की यूनिट बनाई है। तो चार्ज की भी हमने एक यूनिट बनाई है और वो यूनिट है कूलम्ब। तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट बनी है कूलम्ब, इसका शॉर्ट फॉर्म C। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, राइट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कम चार्ज होता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ याद रखिए, इस दुनिया में अगर एक ऐसा पार्टिकल ढूंढने जाएं जिसके पास इससे भी कम चार्ज हो, नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो चार्ज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। और उसके पास कितना चार्ज होता है, 1.6। अगर मैं इसके ऊपर, ये मेरे हाथ में अभी कोई चार्ज नहीं है, ये किसी भी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन में लाया, इसके ऊपर रख दिया, अब इसके पास 1.6 चार्ज आ गया। एक और इलेक्ट्रॉन लाया, उसको भी रखा, अब इसके पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 चार्ज हो गया, 3.2। एक और इलेक्ट्रॉन लाया, 4.8। क्या मैं इसको दो चार्ज दे सकता हूं? नहीं, या तो 1.6 या 3.2। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम चार्ज देते हैं तो किस तरह से चार्ज देते हैं, इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी सीक्वेंस देखिए। वो सीक्वेंस ये है कि बेसिकली जो हमारे पास एटम होता है, उस एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास इसके टोटल के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पूरे एटम में कितना चार्ज हुआ, 0। और इस एटम को मिलाकर मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल को मिलाकर मैटर बनेगा, तो पूरे मैटर के पास कितना चार्ज होगा, 0। पूरी दुनिया में कितना चार्ज हुआ, नेट चार्ज 0। करोड़ों अरबों पॉजिटिव चार्ज हैं, एग्जैक्टली उतने ही नेगेटिव चार्ज है, और नेट इफेक्ट 0। ओके, सो हाँ, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। इन वन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज इन द ऑर्बिट्स अराउंड आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। पूरे मटेरियल का, पूरी दुनिया का नेट चार्ज 0 होता है। तो अगर मैं ये उठाऊंगा, इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है,
लेकिन जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तो बाहर फोर्स लगाने के लिए कोई खाली नहीं है, एक्सेस नहीं है, इसलिए ये किसी पर भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगाता। क्यों? इसके जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, एक्सेस नहीं है। ये इसमें होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इसमें हम एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं? इसको हम किसी तरीके से एनर्जी देते हैं। इनके पास कुछ एनर्जी है और ये घूम रहे हैं। इसको मैंने हीट किया, हीट ने जाकर इसको ज़्यादा एनर्जी दी। एक ऐसे घूमते हुए को अगर एनर्जी हमने ज़्यादा दे दी तो ये बाहर चला गया। अब इस टुकड़े को छोड़कर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। क्यों? उसको एनर्जी ज़्यादा मिल गई। और ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहां घूम रहा था, इसको ज्यादा एनर्जी मिली, ये बाहर आ गया। अब ये जो एक एटम था उसके दो पीस बन गए, दो टुकड़े, एक ये टुकड़ा छोटा सा और एक ये बड़ा सा। इस छोटे टुकड़े में अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इस टुकड़े के पास चार्ज है। कौन सा? नेगेटिव। अब ये जो टुकड़ा है जिसके पास 0 चार्ज था, क्यों? क्योंकि जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, इसमें से एक माइनस चला गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम क्या देखते? प्लस एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हमारे मटेरियल के दो टुकड़े हो गए। लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि ये चार्ज पार्टिकल हमको मिल गए। ये एक चार्ज पार्टिकल मिला जिसका चार्ज नेगेटिव है, ये एक चार्ज पार्टिकल मिला जिसका चार्ज +1 है, जबकि पहले हमारे पास जो चीज़ थी इसके पास कोई चार्ज नहीं था। कोई चार्ज नहीं था मीन्स नेट चार्ज नहीं था। तो इस तरह से हमने ये सिचुएशन क्रिएट की, थोड़ी हीट की, तो अब हमको चार्ज पार्टिकल मिल गए। हीट किया, अब हमारे पास चारों तरफ ऑलरेडी टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। तो जो भी मटेरियल हमारे आसपास होते हैं, जैसे ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल है, तो उसके अंदर इस टेम्परेचर के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लिए रहते हैं। वैसे ही ये बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे पास होते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और दूसरा रेस्ट ऑफ द एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब ये दोनों के पास अलग अलग चार्ज हैं, इसलिए इन पार्टिकल्स का हमने नाम दिया और वो नाम है चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर ही हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेंगे। तो चार्ज कैरियर दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव जो रेस्ट ऑफ द एटम होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। जब हम सेमीकंडक्टर स्टडी करते हैं तो हम इसको होल कहते हैं, जब हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो इसको आयन कहते हैं। बेसिकली फिजिक्स में ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से बाकी बचता है, और इन दोनों को क्या बोला जाएगा? चार्ज कैरियर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, ये घूमने का काम नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने का काम नहीं कर रहा है, उस ड्यूटी से फ्री हो गया। अब चूंकि वो उस ड्यूटी से फ्री हो गया है, इसलिए हमने उसका नाम बदल दिया और अब उसका नाम क्या रखा? दैट इज नाउ नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है। सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज होल और आयन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, नाउ ये हम देख चुके हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, होल और आयन। ओके, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकला, उससे कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते एक एटम में आया और उस एटम के साथ चिपक गया, तो क्या होगा? देखिए, ये एक एटम था, एक इलेक्ट्रॉन आया और आकर इसके साथ चिपक गया। अगर ये इस एटम में चिपक गया तो
इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो गया। पहले इसके पास प्लस और माइनस इक्वल थे, तो इसका नेट चार्ज 0 था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो इसका चार्ज निगेटिव हो गया। सो this electron is put on any material, that material will have excess of electron and become negatively charged. ये मंत्र याद कर लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज कब होता है, जब उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट। जितने ओरिजिनल होते हैं, जैसे कॉपर के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर बैठेगा तो वो कॉपर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। और अब अगर हम इससे उल्टा कर दें, यानी कॉपर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन या होल। सो इफ देयर इज नीड टू मूव, ये अलग अलग हो गए। अब इसमें से हम इसको चलाना चाहते हैं, ये कोई भी तरीका करके, हमारे पास मेथड होते हैं चलाने के। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा, या एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, या ऐसा कुछ रखा जो कि इस पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव उससे रिपेल होगा, ये निगेटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन फास्ट चलेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा। और दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए वो फास्ट चलता है और वही जाकर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है या मिलता है। तो जब किसी चार्ज को चलने की जरूरत पड़ेगी तो हमको चलता हुआ दिखेगा कौन? तो आंसर है हमको चलती हुई हल्की चीज दिखेगी, इलेक्ट्रॉन। ये जो इतना भारी है, इससे ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं प्रोटॉन। मैं फिगर नहीं दूंगा बिकॉज यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, बट दिस इज़ वेरी वेरी हैवी कंपेयर टू इट। और ये बहुत सारे मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते। ये इतना भारी होता है कि जब यहाँ से फोर्स लगता है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, तो ये चलता तक नहीं, डजंट मूव कौन करता है? ये। अगर इधर के मेरे चार्ज की प्लेट नेगेटिव है तो ये दूर भागेगा, अगर ये चार्ज की प्लेट पॉजिटिव है तो ये उसके नज़दीक आएगा। तो हमको चलता हुआ चार्ज पार्टिकल हमेशा कौन दिखेगा? इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन विच मूव्स एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो if there is a need to move, it is electron which moves because it is lighter. Since it is only and only electron which is responsible for carrying charge from one point to the other point. पॉजिटिव नहीं चलेगा, न्यूक्लियस आयन नहीं चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दौड़ेगा, भले इधर जाए भले इसमें से निकल के इधर जाए। सो फ्लो दिस carrying charge from one point to the other point, the flow of charge indicate flow of electron only. सो जब हम कहेंगे चार्ज फ्लो हो रहा है तो कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तभी चार्ज फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रॉन इज चार्ज कैरियर। ओके, सो दिस इज वन केस। कुछ ऐसे केसेस हमको मिलेंगे जब हम लिक्विड और गैसेस पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कैरियर भी मूव करते, क्योंकि मूव करना आसान होता है गैसेस में। बट गिवन द कंपैरिजन, दोनों में से कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आफ्टर ऑल हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते, देख सकते। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है कि ज़्यादा होता है? और इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते? क्या वाकई हमारी ये थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम खींच के अलग कर दें तो एक बॉडी निगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है? क्या वाकई ऐसा होता है? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप देखिए और उस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ करेंगे कि वाकई ऐसा होता है। ओके,
देखिए, ये पेन मैंने आपको दिखाया, ये किसी भी कागज़ को नहीं पकड़ रहा, इस पर कोई फोर्स नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब ये हमने एक छोटा सा डस्टर का पीस लिया और इसके ऊपर सिल्क है, सिल्क के साथ उसको रब किया। रब करने से मैं क्या सोचता हूँ कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हुआ, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले गए, तो इसके पास सिल्क के इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गए, तो ये चार्ज हो गया। और अब ये देखिए, ये इसने पेपर्स को पकड़ लिया, ये, और ये पेपर इससे चिपक गए। अब अर्थ की पूरी ग्रेविटी इन पेपर्स को नीचे नहीं खींच पा रही और ये पेन के साथ उठ जाते हैं। इसका ये मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन से ज़्यादा कॉस्टली है। जिसके साथ मैंने रब किया था, देखिए उसके पास भी ताकत आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव बच गया नीचे, और वो पॉजिटिव, ये भी एक चार्ज पार्टिकल बन गया। अब इन दोनों को हमने मिलाया, प्लस और माइनस मिला दिया, फिर से ये क्या हो गए? ज़ीरो चार्ज। और देखिए, फिर से कोशिश की हमने सबको ज़ीरो चार्ज करके, अब देखो इसको उठाते हैं, नहीं उठ रहा है, चार्ज फिर ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से हमने देखा रबिंग। Whenever there is a rubbing between two objects, there is a transfer of electron from one object to other object. और ये हमेशा क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रह जाएगा और एक ऑब्जेक्ट निगेटिव बन जाएगा। ये डिपेंड करता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐसे रब करूँगा तो इसमें एक के पास दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखा और रख के ऐसा रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन फंस गए। और जैसे ही हम खींचेंगे, या तो ये टूट के इसके साथ रह जाएगा या ये टूट के इसके साथ चला जाएगा। अगर ये टूट के इसके साथ चला गया तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिवली चार्ज। अब इन दोनों में आपस में निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्शन होगा और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करेगा, ऐसे पकड़ लेंगे दूसरे को। और ये जो फोर्स है पकड़ने का, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अभी आपने देखा, पेपर को हमने पेन से उठा लिया, पूरी अर्थ नीचे है जो कि इस पेपर को नीचे खींच रही है, पेपर नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इसको ऊपर खींच के रखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग, इट इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इस तरह से फोर्स हमने देखा जो एक दूसरे को पकड़ कर रखता है, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग हमको नेचर में बहुत काम में आता है और हमारे बहुत सारी लाइफ की चीज़ें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के कारण होती हैं। जैसे जब हम चलते हैं तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग काम करता है। हम ग्राउंड पर पैर रखते हैं और पैर रखकर उस पैर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जैसे ही ये पुश होने लगता है, रबिंग हुई, रबिंग से एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक दूसरे को पकड़ लिया। इतने जोर से पकड़ लेता है कि हम बाकी बॉडी को आगे ले जा सकते और हमारी बाकी बॉडी आगे फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं, क्योंकि हम पीछे फोर्स लगाते हैं, अर्थ आगे फोर्स लगाती है और हम फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं। अगर ये क्लिंग नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता, हमारा पैर ग्राउंड को नहीं पकड़ सकता था, तो हम पीछे फोर्स नहीं लगा सकते, अर्थ हम पर आगे फोर्स नहीं लगाएगी और हम नहीं चल सकते। एग्जाम्पल है, अगर ज़मीन में हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए या आइस की लेयर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता। अगर नहीं होगा तो वो ऐसा मटेरियल है, ज़रूरी नहीं कि हर मटेरियल पे हो, वो ऐसा मटेरियल है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता। अगर नहीं होगा तो क्लिंग नहीं होगा और हम पैर को पीछे ढकेलते, पैर पीछे चला जाता है और हम क्या कहते हैं कि हम फिसल गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम जब चलते हैं तो चलने के लिए क्या ज़रूरी है?
हमारी वॉक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, उसके बिना तो हम चल भी नहीं सकते। और ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि जब हम गम के साथ पेपर को पेस्ट करते हैं तो गम की लेयर और इसके बीच में, एक पेपर के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है और ये पकड़ लेते हैं। गम की इधर की लेयर और दूसरे पेपर के बीच में भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ज़बरदस्त होता है और ये इसको ऐसा पकड़ लेता है। अब ये दोनों पेपर आपस में चिपक गए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और जब हम चॉक से बोर्ड पर लिखते हैं तो चाक के पार्टिकल को बोर्ड से नीचे की तरफ अर्थ खींचती है ग्रेविटेशन से, पर वो जाता नहीं। इतनी बड़ी अर्थ, इतनी भारी अर्थ उस चाक पार्टिकल को नीचे नहीं खींच सकती। क्यों? क्योंकि बोर्ड और उस पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग से प्लस माइनस से एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। सो दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल फोर्स, और ग्रेविटेशन के मुकाबले में ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसके बिना हम इस दुनिया में होने वाली चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी फोर्स एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑल्सो। ये ग्रेविटेशन फोर्स से 10 to the power 27 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। 10 के बाद 27 0, सो मच पावरफुल इट इज़। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद ये सब चीज़ें एक दूसरे को खींच क्यों नहीं लेती? अगर इतना पावरफुल फोर्स हमारे आसपास है तो ये तबाही मचा सकता है, लेकिन नेचर ने हमको एक प्रोटेक्शन दिया है। एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज डाले हैं उतने ही एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज डाले हैं, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और अब वो बाहर किसी पर फोर्स नहीं लगा सकते। एक दूसरे को पकड़ के रखा, एंगेज हो गए, अब बाहर फोर्स नहीं लगा सकते। बाहर से हम देखते हैं उस एटम के पास नेट चार्ज कितना है? 0। So that atom is having 0 net charge. It is not able to apply electrical force. Atoms make molecule, molecule make material, and material make large objects. So every object in this nature is fundamentally neutral. Why it is neutral? Electrically neutral because the number of positive charges and number of negative charges are equal to each other, and that is why we don't see effect of this force everywhere. Wherever we create, when we walk we create, when we write we create, when we paste a gum we create. जब हम रस्सी में गठान लगाते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, तो हम ये चार्जेस क्रिएट करते हैं, तब ये इफेक्ट में आता है, अदरवाइज ये इफेक्ट में नहीं आएगा। अपने आप दो मटेरियल को हम ऐसा रखेंगे, उसके बीच में अगर हमने फ्रिक्शन नहीं किया, रबिंग नहीं की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आ सकता। ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ अपने आप इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगा सकती, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी लगा सकता है। एनी टू पार्टिकल्स के बीच में हमको इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं मिलता है। ओके, ये सिर्फ किसके बीच में लगेगा? चार्ज बॉडीज। पहले हमको बॉडी को कुछ ना कुछ करके चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये लगेगा। और ये आपको मैंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि पहले पेन पेपर को नहीं पकड़ता, दैट इज द ओरिजिनल। फिर हमने उसको एनर्जी दी, उसको चार्ज किया, तब जाके उसने पकड़ा। इलेक्ट्रॉन उस पर बैठाए, एक से खींच के दूसरे में, दिस बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, और तब इसमें आया। तो ये हम कैसे करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो पेन में हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया सपोज, और वो जो ब्लैक कपड़ा था उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों में ताकत आ गई है पेपर को उठाने की, एंड दैट इज व्हाट इट वाज डन। अब इस बॉडी के पास जो चार्ज आता है, क्या हमने उसका कोई मेजरमेंट रखा हुआ है? क्या उसकी कोई यूनिट बनाई हुई है? तो किस तरह से हम उसको मेजर करते हैं? तो उसको मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने सबसे पहले वो छोटी सी चीज़ ढूंढी जो चार्ज रखती है अपने पे, और वो चीज़ है इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस चार्ज को ना तो हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। वो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल चार्ज। और उस चार्ज को हम दिखाते हैं स्मॉल ई से। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज होगा, जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, और अगर उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय e। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e हैज ए सर्टेन वैल्यू इन इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड दैट इज वी हैव स्टडीड 1.6 into 10 to the power minus 19 units. That unit is coulomb. Okay, so quantity on any object is given by number of excess electron multiplied by charge on one electron. Okay, now this charge on one electron is 1.6. So naturally when we give quantity to a body, that quantity has to be a multiplication of 1.6. So 1.6 उसका टेबल देखिए, 3.2, 4.8, 6.4. So the charges will be like this only. If I want a charge of 2.5, it is not possible. I will get either charge 1.6, one more electron come, it become 3.2. 2.5 नहीं मिलेगा. This is known as quantization principle. Okay, so charge increases like this. Now, conservation of charges is another law, and that is famous for electrical charge. Conservation means we cannot destroy electric charge, we cannot create electric charge. इस नेचर ने बेसिकली जितने चार्ज क्रिएट किए हुए हैं उतने ही इस दुनिया में रहेंगे, और नेचर ने एक रूल बनाया है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। नेट चार्ज हमेशा पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का 0। और हम चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 10 to the power minus 19 इतना छोटा चार्ज है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, वी कैन नॉट डू, हमारी ताकत नहीं है। ना ही हम उतना छोटा सा चार्ज क्रिएट कर सकते। ये नेचर का नियम है, एंड दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर आऊँगा और इस इलेक्ट्रॉन को इस पर ऐसे बैठा दूंगा। नाउ दिस बॉडी इज चार्ज्ड। या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाऊंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मैं लाऊंगा कहाँ से? तो आंसर है किसी दूसरी बॉडी से उखाड़ कर लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा और इस पर बिठा दूंगा। तो ये बॉडी क्या हो गई? -1 चार्ज, और वो बॉडी क्या हो गई? +1 चार्ज। दोनों का टोटल करिए 0। फिर से इसके पास नेट चार्ज 0 था, इसके पास नेट चार्ज 0 था। मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका चार्ज हो गया +E। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं ना कहीं तो रखना है, मैंने इस पे रख दिया, तो इसका कितना हो गया? -E। +E -E ऐड करो, टोटल कितना हुआ? 0। लेकिन मैंने तो इस बॉडी को पकड़ा, इसका चार्ज कितना है? -E। तो मैं क्या कहूँगा? मैंने इस बॉडी को चार्ज कर लिया, -E। इस तरह से हम बॉडीज को अलग अलग चार्ज करते हैं, पर किसकी कॉस्ट पे करते हैं? कहीं ना कहीं से वो चार्ज को हम उठाकर लाते हैं। We can only transfer the charge, we cannot create charge. हम नया चार्ज बिल्कुल नहीं बना सकते, और उसी तरह से हम किसी भी चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। That is known as conservation law of electrical charges. Now, अब हम देखते हैं एक छोटी सी चीज़ जो लास्ट में, जो मटेरियल हमारे आसपास मिलते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देंगे क्या? जब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी चार्ज पार्टिकल के लिए, चार्ज कैरियर के लिए अब हम लोग एक शॉर्ट में वर्ड यूज करेंगे, चार्ज। ओके, एंड वी नो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटेरियल, सो व्हेनेवर वी से चार्ज दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल। नाउ इफ आई हैव दिस मटेरियल एंड आई पुट ए चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया,
यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज, कैसे भी किया मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज, इस प्लेट को यहाँ रखा तो इस प्लस ने इस माइनस को अपनी तरफ खींचा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से चलकर ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला ये करेगा मटेरियल। ये मटेरियल इस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता, देन वी विल से इट इज इंसुलेटर। और अगर ये जाने देता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कंडक्टर। ये इसके अंदर का अपना कंस्ट्रक्शन होता है, दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस, कि क्यों ये किसी इलेक्ट्रॉन को जाने देता है और क्यों किसी को नहीं जाने देता। पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन हमने किया, कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जो जाने देते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नहीं जाने देते। तो जो मटेरियल जाने देते हैं उनका नाम हमने क्या रखा, कंडक्टर्स, कंडक्ट होने देते हैं। जैसे कि मेटल्स है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मोस्टली ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स। लिक्विड नहीं जाने देते एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जाने देता है, दैट इज ए कंडक्टर। ओके, और सॉल्यूशंस कुछ होते हैं वो जाने देते हैं। देन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर होता है एंड दैट वाटर इज विद सॉल्ट्स, इसलिए वो जाने देता है। तो ये होते हैं कंडक्टर। दूसरा कैटेगरी हमने ली मटेरियल की, दैट इज इंसुलेटर, जो कि अपने में से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता। और इंसुलेटर आप चारों तरफ अपने देख रहे हैं, हमारे जितने स्विच हैं ये सब स्विच प्लास्टिक के बने हुए, दैट इज इंसुलेटर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है पर वो हमारी उंगली में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि प्लास्टिक उसको चलने नहीं देता। अगर आएगा तो अपने साथ एनर्जी लाएगा और इतनी ज़्यादा एनर्जी लाएगा कि हमको, जब वो एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो हमको शॉक लगेगा। हम उस शॉक से बचना चाहते तो हम क्या करते हैं, इंसुलेटर का स्विच बनाते हैं। हर चीज़ हम इंसुलेटर की बनाते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। तो अगर इंसुलेटर नहीं होगा तो हम तो इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएंगे। मैंने आपको बहुत सा पानी दिया कि ये लो मैं आपको 1000 लीटर पानी देता हूँ, पर मैंने आपको डब्बा नहीं दिया रखने के लिए, कंटेनर नहीं दिया, तो उस पानी को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमने एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारे पास इंसुलेटर होने चाहिए। तो घर में जब भी हम तार लगाते हैं तो क्या देखते हैं, वो रबर की, प्लास्टिक की तार है इंसुलेटर, और उसके अंदर कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे। तो अगर ऊपर का तार नहीं होगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट वी विल स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग हियर इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। मटेरियल की एक और कैटेगरी होती है जो जाने भी देते हैं और नहीं भी जाने देते, वो बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब उसका थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। हम पढ़ चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, और अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है एंड दैट मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू कंडक्टर। तो वो कंडक्टर पूरे नहीं होते, जब उनको हीट करते हैं तब वो कंडक्टर बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर सेमीकंडक्टर्स, अदर मटेरियल। तो इस तरह से ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड देयर आर सो मेनी अदर मटेरियल। और यही सेमीकंडक्टर ने अब इस पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। सो वी आर नाउ just depending upon all semiconductors, whether it is our mobile, whether it is our TV, whether it is any communication system, all electronic chips, robots, this, that, all these things are, electronics things are running with semiconductors. It is so interesting and we will study it in class 12th. How semiconductors are working. So this was classification of material. So this is all about electrical charges, their properties, their material, and we have seen the force. With the force, with the push, the charges can move and that makes current electricity. One more thing, potential difference क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जिसके कारण कोई भी चार्ज चलेगा और इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।